हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के CSIR IIT जैम प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में वो टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जैम में वहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका रिलेट करेगा। वैसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेट करवा देगा। तो स्टार्ट करते हैं इस PYQ सीरीज को। तो आज बच्चों हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन में क्वेश्चन और मेनली डिस्कस करेंगे हम लोग मेथड ऑफ मोमेंट्स में, मैक्सिमम लाइक्लीहुड में, मतलब मेथड ऑफ एस्टिमेशन देखेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन देखेंगे और एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कंप्लीट सफिशिएंट के क्वेश्चन हो। तो यही सब हम डिस्कस करेंगे अब आज बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर से। MLE हम लोग फाइंड करना सीखते हैं आज। तो जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन में कह रहा है लेट x1 इक्वल टू 1.1, x2 इक्वल टू 2.2 एंड x3 इक्वल टू 3.3 विद द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूशन विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपका एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल का PDF गिवन है। इसको देखते ही आप समझ जाएंगे ये एक्सपोनेंशियल का PDF इतना आपका ऑब्जर्वेशन अब हो जाना चाहिए कि x अगर यहाँ x क्या फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल है, इसका पैरामीटर क्या है 1/θ। इसका पैरामीटर 1/θ है तो इसका मीन क्या हो जाएगा अगर मैं पूछूं तो यहाँ से एक चीज तो पता चली, ऐसे मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका मीन। अब बच्चों हमको फाइंड करना, थीटा यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 1 to 3। यहाँ पर थीटा की जो रेंज है वो 1 to 3 मतलब पैरामीटर पे है, पैरामीटर की वैल्यू ले रहा है एक तरह से कह दीजिए आप। इज द अननोन पैरामीटर देन द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा। थीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट हमसे पूछा है। थीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट हमसे पूछा है। ठीक है, तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास fx जो लिखा है वो लिख देते हैं, fx जो लिखा है वो लिख देते हैं। f ऑफ x हमारे पास क्या है 1/θ। MLE के स्टेप समझिएगा। सबसे पहले अपने PDF या PMF को लिखिए, जो भी आपके पास PDF है वो PMF जो भी है वो लिखिए। और यहाँ पर पैरामीटर स्पेस का रेंज, पैरामीटर स्पेस का रेंज जैसे यहाँ पर कह रहा है कि थीटा जो बिलोंग कर रहा है वो 1 2 मतलब इंटीजर वैल्यू ले रहा है 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इसके बाद एक होता है बच्चों, अब हम लोग डिफाइन करते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन। क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? लाइक्लीहुड फंक्शन। ये लाइक्लीहुड फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मैं इसकी बात कर लूँ लाइक्लीहुड फंक्शन की, अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन की बात कर लूँ तो बच्चों लाइक्लीहुड फंक्शन का डिफिनीशन जो होता है ये थीटा का फंक्शन होता है। जैसे यहाँ L थीटा गिवन एक्स कल, एक्स कल का मतलब है बच्चों x1 x2 xn। अगर x नीचे अगर लाइन खींच दे या नीचे ऐसे बोल दे तो x को x वेक्टर बोलते हैं, एक वेक्टर हो गया x1 x2 xn ऐसे। ठीक है, x1 x2 xn ये वेक्टर है। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं बच्चों, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल टू 1 to n f ऑफ एक्स आई कामा थीटा। ये होता है लाइक्लीहुड। तो लाइक्लीहुड एक फंक्शन होता है थीटा का, अगर तुम इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट लगाओगे ना थीटा की तो ये 1 वैल्यू दे देगा। तो ये थीटा का फंक्शन होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर fx आई की वैल्यू रख दो अपने, मतलब PDF की, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल टू 1 to n और 1/θ एंड e के पावर माइनस का xi/θ। इतनी बात क्लियर। अब सारे का प्रोडक्ट कर दो, जब प्रोडक्ट कर दोगे तो 1/θ के पावर n हो जाएगा और ये सब का प्रोडक्ट करोगे तो e के पावर पहले माइनस का x1 ऐसे आएगा, तो ये माइनस का समेसन xi/θ। ये कैसे आया? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, एक इंडिविजुअल क्यों करो। जैसे मान लो e के पावर पहला मान लो x i को 1 रखे तो x1/θ आएगा, दूसरा e के पावर माइनस का x2/θ आएगा, सिमिलर वे पे आएगा x3/θ। तो अब एक्सपोनेंशियल ये पावर, ये बेस तो सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाएगी जब बेस सेम होता है। तो माइनस का x1/θ प्लस का ये आपका माइनस का x2/θ और सिमिलर माइनस का x3/θ। सिमिलर ऐसे ही चला जाएगा n तक, तो इसको मैंने ऐसे ही समेसन लिख दिया, समेसन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अब बच्चों ये हो गया आपका क्या, L ऑफ थीटा गिवन x मतलब लाइक्लीहुड। अब बच्चों लाग हम ले लेते हैं इसका, अगर हम दोनों साइड लाग ले लें तो लाग लाइक्लीहुड अगर हम लिखें, लाग लाइक्लीहुड
तो log लाइक्लीहुड जो गिवन होगा वो उसको हम लोग L देते हैं, L ऑफ थीटा जो पैरामीटर होता है, लेमडा हो, थीटा हो, म्यू हो, ठीक है। तो L ऑफ थीटा ये होता है बच्चों क्या, log ऑफ L ऑफ थीटा, कैपिटल L, ठीक है। ये स्मॉल L में हमने log को दिया, तो कैपिटल L हमारे पास क्या आया, ये आया था log ऑफ, इसकी वैल्यू रख दो क्या, 1 थीटा के पावर n और e के पावर माइनस का समेसन एक्स आई इक्वल टू 1 to n बाई थीटा। तो इतनी ये अगला अब इसमें log को अंदर ले जाओ, log को जैसे तुम अंदर ले जाओगे तो log लिखा क्या है वहां पर, log 1 थीटा के पावर n और ये e के पावर माइनस का समेसन एक्स आई बाई थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे log ले जाओगे तो पहला माइनस का n log थीटा आएगा और फिर माइनस का ये समेसन एक्स आई बाई थीटा आ जाएगा और आई यहाँ 1 से n तक बाई थीटा। तो ये तो रही बच्चों log लिखने का। अब लाइक्लीहुड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड क्या होता है, वो बोलता है बच्चों कि हम अपने लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हैं। मतलब लाइक्लीहुड में क्या होता है कि हमको अपने एमएलई मेथड में, मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम अपने लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हैं। हम अपने लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हैं थीटा की वैल्यू के लिए, जिस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा थीटा की वही इसका एमएलई होगा। तो हम मैक्सिमम देखते हैं बच्चों, ये हमारा थीटा एमएलई दे देगा, ठीक है ना। और ये थीटा आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, पैरामीटर स्पेस से। तो यही एमएलई होता है, हम मैक्सिमम देखते हैं। तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, या तो आप अपने log को डिफरेंशिएट करिए, मतलब सॉरी अपने लाइक्लीहुड को, या तो log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम में चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम लोग log ले लेते हैं। और log लेने का रीजन ये होता है कि जैसे यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, e के पावर, a के पावर, तो log लेने से वो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो होता है वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर पहले हम लोग e पे बात कर रहे थे, e के पावर में, जैसे हमने log लिया ना तो e की पावर आपकी, e की पावर यहाँ पर खत्म हो गई, मतलब log e1 हो गया, तो e की पावर में ये नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग लाइक्लीहुड में log लेते हैं। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन आपका इजीली डिफरेंशिएट हो रहा है तो आप वहां log नहीं लेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। ऐसे क्वेश्चन जैम में आए हैं जहां log नहीं लेते तो भी, log लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, नहीं log लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर जैसे हमारा ये क्या आया, ये हमारा log लाइक्लीहुड आया, ठीक है ना। तो अब log लाइक्लीहुड को हम लोग बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लेमडा मैंने लिख दिया, यहाँ थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी ऑफ थीटा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस का n अपान log थीटा का 1 थीटा और इसका माइनस, ये प्लस हो जाएगा समेसन का एक्स आई इक्वल टू 1 to n बाई थीटा स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम जीरो कर देंगे, इसको डी एल लेमडा लिख दे रहे हैं बार बार, ये डी थीटा होगा, ठीक है, थीटा। अब हम इसको जब जीरो कर देंगे तो इसको जब जीरो करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इस वाली क्वांटिटी को जीरो करो, माइनस का n अपान थीटा प्लस का समेसन एक्स आई इक्वल टू 1 to n अपान थीटा स्क्वायर। इसको जब तुम जीरो कर दोगे तो यहाँ से आपको थीटा की क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आएगी समेसन का एक्स आई बाई एन, समेसन का एक्स आई बाई एन, ठीक है। ये मैंने n के लिए, जब हमारे पास साइज n का रैंडम सैंपल हो, वैसे ये साइज 3 का था, तो अभी हम बताएंगे, अभी तो मैंने इन जनरल बात किया। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आई वो क्या आई आपकी x बार, एक तरह से कह सकते हैं थीटा की वैल्यू आपकी x बार आ गई, x बार, ठीक है ना। अब बच्चों समझो, अब हम लोग मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, जैसे हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो हम इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका, किसका, log लाइक्लीहुड का। जब इसका हम डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे तो डबल डेरिवेटिव अब हमारा क्या आना चाहिए, मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव हमारा कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम चेक करना मुझे तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम होगा। तो अब डबल डेरिवेटिव भी चेक करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव मेरा, एक मिनट, मैक्सिमा है ना, तो डबल डेरिवेटिव हमारा निगेटिव होना चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव मेरा निगेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव मेरा निगेटिव आएगा, मैक्सिमा हमें चेक करना, मिनिमा नहीं चेक करना ना। तो ये मैक्सिमा चेक करने के लिए यहाँ डबल डेरिवेटिव करिए। तो आप जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे ना, तो डबल डेरिवेटिव देखिए इसका करके, डबल डेरिवेटिव इसका जब डबल डेरिवेटिव आप करेंगे तो पहले आ जाएगा क्या, माइनस का n अपान थीटा स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और इसका जब करोगे तो माइनस का 2 समेसन एक्स आई अपान थीटा क्यूब,
तो बच्चों ये तो निगेटिव ही है। थीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे, थीटा की कौन सी वैल्यू पर, एक्स बार की वैल्यू पर। जब थीटा की वैल्यू आप एक्स बार रख देंगे, जब थीटा की वैल्यू आप एक्स बार रख देंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, निगेटिव। ये वैल्यू आप चेक कर लेंगे, ये निगेटिव मिलेगा। तो मतलब ये वैल्यू आपकी मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम है आपकी, तो यही आपका एमएलई हो जाएगा। तो यहाँ पर एमएलई क्या हो गया, थीटा एमएलई क्या हो गया, थीटा कैप एमएलई। ये आपका क्या हो गया, ये एक्स बार हो गया। क्या हो गया, एक्स बार। तो एक्स बार यहाँ पर एमएलई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों, कह रहा है x1 इक्वल टू 1.1, x2 इक्वल टू 2.2 एंड x3 इक्वल टू 3.3। तो यहाँ 3 साइज का सैंपल था, तो 3 साइज का सैंपल था, तो यहाँ एक्स बार की वैल्यू निकालते हैं। थोड़ा सा एक्स बार की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स बार की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये x1 हो जाएगा, प्लस का x2 हो जाएगा, प्लस का x3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सबकी वैल्यू रख दो। तो इसकी 1.1, इसकी 2.2 और इसकी 3.3 डिवाइड बाई 3, तो आपका ये हो जाएगा 6.6 डिवाइड बाई 3, तो आपका ये आएगा क्या, 2.2। लेकिन बच्चों याद रखना, यहां पर उसने दिया क्या है, रेंज। रेंज क्या है थीटा का, थीटा का अगर आप देखेंगे पैरामीटर स्पेस का आप रेंज, तो ये बच्चों इंटीजर वैल्यू ले रहा है, मतलब आपका थीटा जो है इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पर जो एमएलई एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एमएलई इसके नियर बाय में जो इसका इंटीजर होगा, तो 2.2 के नियर बाय में कौन सा इंटीजर है, तो आप इसका एक तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 2.2, तो ये आपका एमएलई हो जाएगा, क्योंकि एमएलई 2.2 इसका एमएलई, तो 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर एमएलई हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, 2। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर वैल्यू आपका इंटीजर लेता है बच्चों कभी, तो यहाँ पर एमएलई क्या हो जाएगा, थीटा कैप। यहाँ एमएलई आपका एक तरह से इंटीजर आप एक्स बार आप कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ये बॉक्स फंक्शन जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसको हम क्या बोलेंगे, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये GIF है आपका, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2। थीटा का एमएलई पूछा था, तो इसका आंसर यहाँ पर आप 2 लिख देंगे, ठीक है ना, 2 लिख देंगे। 2.2 ओरिजिनल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा की आपको रेंज भी देखना है। ये रेंज आपको देख के चलना है, यहाँ आपका थीटा कैसी वैल्यू ले रहा है। वैसे तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के केस में थीटा ग्रेटर 0 होता है ना, लेकिन बच्चों ग्रेटर 0 में आपका नॉन इंटीजर भी आ जाएगा, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, तो आपका एमएलई भी इंटीजर आएगा। तो यहाँ पर एमएलई एक तरह से क्या आएगा, इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बार आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बार आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अगर बच्चों मैं बात कर लेता हूं, अब अगर मैं बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो ये क्वेश्चन अब हमारा सेकंड जो है, ये मेथड ऑफ मोमेंट्स के ऊपर है। मेथड ऑफ एस्टिमेशन में हमारे 2 टाइप होते हैं, मतलब जैसे हम लोग होते कई मेथड ऑफ एस्टिमेशन है। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, तो मेरा टॉपिक क्या होता है, टॉपिक होता है बच्चों मेथड ऑफ एस्टिमेशन। टॉपिक होता है मेरा, अगर मैं तुम्हें इन शॉर्ट में समरी बताऊं, तो मेथड ऑफ एस्टिमेशन होता है। मेथड ऑफ एस्टिमेशन होता है, क्या होता है, मेथड ऑफ एस्टिमेशन। अब मेथड ऑफ एस्टिमेशन में कई मेथड होते हैं। जैसे आपके सिलेबस में जितने मेथड हैं, पहला नंबर आपके सिलेबस में है एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। दूसरा बच्चों मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ मोमेंट है आपके सिलेबस में, मेथड ऑफ मोमेंट्स, मेथड ऑफ मोमेंट्स है आपके सिलेबस में। और तीसरा आपके सिलेबस में है बच्चों लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन आपके मेथड में, जिसमें हम लोग सिंपल लीनियर SLR मॉडल पढ़ेंगे। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन है, ठीक है ना, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। और इसमें हम लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में ही आपको पढ़ाया जाएगा सिंपल लीनियर मॉडल, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस या सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। यहाँ इसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वहीं जब क्वेश्चन देखेंगे, तो इससे जो इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं, जो प्रॉपर्टी वहीं डिस्कस कर लेंगे। तो ये बात रही। अब बच्चों अगर मैं और मेथड की बात कर लूँ, तो मेथड में आपका एक आता है, जैसे अगला मेथड अगर मैं बात कर लूँ, तो काई स्क्वायर मेथड होता है। एक काई स्क्वायर मेथड, काई स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, काई स्क्वायर मेथड होता है।
आपके सिलेबस में नहीं है, ये काई स्क्वायर मेथड होता है बच्चों, ये काई स्क्वायर मेथड होता है, ठीक है। तो ये भी एस्टिमेशन का एक मेथड है, ठीक है ना। आगे चल के जब आप मास्टर करेंगे तो वहाँ और एस्टिमेशन के मेथड आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये काई स्क्वायर है, तो आपके सिलेबस में ये 3 है, ठीक है। तो अब बच्चों अगर मैं बात करता हूँ तो मेथड ऑफ मोमेंट से हम लोग क्या करते हैं, शार्ट में हम लोग मेथड ऑफ मोमेंट्स को बोलते हैं MOME। शार्ट में हम बोलते हैं इसको MOME, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, ठीक है। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर में क्या करते हैं बच्चों, अपने पॉपुलेशन मोमेंट को हम लोग सैंपल मोमेंट, अब सैंपल मोमेंट पॉपुलेशन मोमेंट क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं सैंपल मोमेंट की बच्चों, तो सैंपल मोमेंट समझ लो। सैंपल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो सैंपल मोमेंट्स क्या होते हैं, या सैंपल मोमेंट्स किन्हें कहते हैं, तो सैंपल मोमेंट्स बच्चों ये होता है, जैसे मैं लिखना चाहूँ rth ऑर्डर सैंपल मोमेंट्स, rth ऑर्डर का, तो बच्चों rth ऑर्डर का जो सैंपल मोमेंट होगा ये होगा 1/n समेशन xi के पावर r। ये मेरा rth ऑर्डर का सैंपल मोमेंट। अगर मैं इसको नाम दे दूं क्या, mr डैश बोल दूं, तो ये मेरा mr डैश समेशन i इक्वल टू 1 to n xi के पावर r। अब बच्चों मैं आपसे बोलूं पॉपुलेशन मोमेंट क्या है, तो पॉपुलेशन मोमेंट कैसे हम फाइंड करते हैं, तो पॉपुलेशन मोमेंट बच्चों जो हम लोग रा मोमेंट फाइंड करते हैं अपने पीडीएफ या पीएमएफ से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन मोमेंट, मतलब म्यू आर डैश, और म्यू आर डैश इसकी वैल्यू एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर आर, तो ये आपका पॉपुलेशन मोमेंट है। तो बच्चों इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि अपने एम आर डैश को इक्वल कर देते हैं अपने म्यू आर डैश के, और यहाँ से जो वैल्यू जाती है पैरामीटर की, वही वैल्यू आपकी पैरामीटर का एस्टिमेटर होता है, वही वैल्यू पैरामीटर का एस्टिमेट बताती है। तो ये वैल्यू ये होता है मेथड ऑफ मोमेंट। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं एस स्क्वायर की बात कर लूँ बच्चों, एस स्क्वायर की, तो हम एस स्क्वायर जानते हैं 1/n, यहाँ एस n-1 कर लीजिए अगर आपको याद नहीं रहता, वैसे कैपिटल एस लिख के आएगा, ये कैपिटल एस स्क्वायर 1/n-1 समेशन i इक्वल टू 1 to n और xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं मतलब स्पेशल केस की बात कर लूँ, तो हम लोग x बार को 1/n समेशन xi को इक्वल करते हैं बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 के या xi के, ठीक है, IID है अगर, वैसे IID में ही ये फाइंड होगा। xi स्क्वायर को हम लिखते हैं बच्चों क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 के पावर x1 स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, यहाँ से जो वैल्यू आएगी। अब बच्चों यहाँ समझ लो एक चीज, अगर मेरा पहला मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगर मेरा पहला मोमेंट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मेथड ऑफ मोमेंट नहीं एस्टिमेटर एग्जिस्ट करेगा, आपको दूसरे मोमेंट के इक्वल करके चेक करना है। मेरी बात को एक बार समझिएगा, अगर ये आपका जीरो आ रहा है ना, जैसे ये आपका एक्सपेक्टेशन x1 जीरो आ जाए, कोई सिमेट्री के बाद जीरो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें सारे ऑर्डर मोमेंट जीरो होंगे। यूनिफायर माइनस थीटा से थीटा अगर मैं ले लूँ, यूनिफायर माइनस थीटा से थीटा ले लूँ, तो ये सिमेट्रिक है माइनस थीटा से थीटा, तो इसमें सारे ऑड ऑर्डर मोमेंट जीरो होंगे ना। नॉर्मल ले लूँ मैं क्या, 0 से 1, तो सारे ऑड ऑर्डर मोमेंट जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ सारे ऑड ऑर्डर मोमेंट जीरो, तो पहला मोमेंट जीरो होगा, इसका मतलब ये थोड़ा कि इसका मेथड ऑफ मोमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसको आपको दूसरा चेक करना होगा, ठीक है ना। और हाँ, अब बच्चों अगर मैं बात करूं तो जितने मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर होते हैं वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, जितने मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर होते हैं, तो मैं आपसे अगर बोल दूं तो ये 1/n समेशन xi के पावर r, ये बच्चों आपका कन्वर्ज करता है इन प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन x1 के पावर r। तो जितने भी आपके मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर होंगे वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होंगे, ये थ्योरम है, ठीक है बच्चों, ये रिजल्ट है, ये थ्योरम है। सैंपल मोमेंट जितने होंगे, मतलब जितने आपके वो होंगे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर होंगे, वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए MOME एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं। तो आपको अगर कंसिस्टेंट, कभी कभी एग्जांपल जैसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है बच्चों, कभी कभी आपको दे देता है वो एस्टिमेटर मेथड ऑफ मोमेंट के, तो आपको दे देगा इन वहाँ मेथड ऑफ मोमेंट, वहाँ लिखेगा कंसिस्टेंसी चेक करिए, एक एस्टिमेटर दे देता है, तो आपको तुरंत एक नज़र देख लेना कि ये मेथड ऑफ मोमेंट है क्या। अगर नहीं, वैसे तो आप कंसिस्टेंसी कर लेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी में इतना टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं,
अब बच्चे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास 3 साइज का रैंडम सैंपल है, साइज 3 का, और x1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू 1 है और x3 की वैल्यू -1 है। ठीक है, बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए रैंडम सैंपल एंड आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है ये। तो अगर मैं बात कर लेता हूं तो पीएमएफ इसका लिख लेते हैं। तो इसका बच्चों पीएमएफ आपके पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये आपके पास गिवन है 1/2 थीटा प्लस 1, और यहाँ पर x जो है, तो बच्चों ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है माइनस थीटा से थीटा में, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, ठीक है, माइनस थीटा से थीटा में। क्या है ये? डिस्क्रीट यूनिफॉर्म माइनस थीटा से थीटा में, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। तो बच्चों इसका अगर मैं फर्स्ट मोमेंट चेक करूँ ना, इसका फर्स्ट मोमेंट मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स चेक करूँ तो ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में आप जानते हैं कि अगर मेरा मान लीजिए कि एक्स फॉलो कर रहा है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म -a से a, तो यहाँ जो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है बच्चों, वो होता क्या है, यहाँ b ले लीजिए आप, यहाँ b ले लीजिए, -a से a मत लीजिए। तो आपका ये हो जाएगा कि मान लीजिए b से आप ले रहे हैं a तक जा रहे हैं, ठीक है, या a आपका यहाँ पर b आपका लेस होगा a से, a बिगर होगा b से। अगर a से b जाएंगे तो यहाँ पर अगर मैं एक्सपेक्टेशन x की बात कर लूँ तो a + b/2 होता है बच्चों, a + b/2, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन x यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा -θ + θ/2, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका मेथड ऑफ मूवमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आपको चेक करना है एक्सपेक्टेशन x²। तो x² की अगर मैं बात करूं तो x² हम कैसे फाइंड करेंगे, समेसन i इक्वल टू या x इक्वल टू समेसन x इक्वल टू -θ से थीटा -θ से थीटा और यहाँ x² और पीएमएफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, यही होगा। अब पीएमएफ की वैल्यू रख दो तो पीएमएफ 1/2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास सीरीज आ गई क्या, x इक्वल टू -θ से थीटा वाली, और ये x² है dx। तो ये सीरीज सॉरी dx नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन तो है नहीं है। तो ये सीरीज हमें सॉल्व करनी है। अब हमारे पास हमारा टारगेट क्या है, इस सीरीज को सॉल्व करना। हमारा टारगेट क्या है, इस सीरीज को सॉल्व करना, ठीक है ना। अब हमारा टारगेट जो है ये x इक्वल टू -θ से थीटा x² को सॉल्व करना। तो बच्चों ये देखोगे तो ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक सीरीज है ना, 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर मैं देख लूँ तो अगर मैं देखूँ तो मेरा अगर -θ यहाँ लाई कर रहा है, तो अगर मेरा 0 यहाँ है तो आपका थीटा यहाँ होगा, ये ऐसे सिमेट्रिक है ना। तो इधर के जितने टर्म का सम होगा, इधर के जितने टर्म का सम होगा ना, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, इधर के जितने टर्म का सम होगा, इधर के जितने टर्म होंगे आपके पास, उधर इतने ही टर्म होंगे। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर होने पे क्या होगा, ये डबल हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोल दूं तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -θ से x आपका -θ से एक बार -1 तक जाएगा x² dx, और फिर बच्चों ये 1 से आपका चला जाएगा x इक्वल टू 1 से थीटा, और यहाँ x², और dx नहीं होगा, सॉरी ये dx बार बार माइंड में आ जा रहा है। dx क्या होगा जब हम समेसन लिख रहे हैं, तो यहाँ प्लस का समेसन x इक्वल टू आपका 1 से थीटा, 0 का वाला टर्म हमने नहीं लिया, x²। ये तो ये दोनों सीरीज एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू होगी इस सीरीज की ना, इस सीरीज की जो इस सीरीज की वैल्यू होगी आपकी, इस सीरीज की वैल्यू होगी वही इस सीरीज की वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे यहाँ x की जगह -x करिए, यहाँ पर जैसे मैं इस सीरीज को आपको बताऊं तो यहाँ x इक्वल टू -θ लिख दीजिए और यहाँ -1, और यहाँ x² है ना, तो अब आप x की जगह -x रख दीजिए, यहाँ पर आप x की जगह -x रखिए, x को -x से रिप्लेस करिए। तो जैसे -x से करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समेसन x इक्वल टू 1 से थीटा, लोअर लिमिट अब 1 हो जाएगी, 1 से थीटा, और यहाँ पर -x का स्क्वायर x² ही होगा। तो वही चीज़ है। तो ये सीरीज आपका क्या है, अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ तो ये सीरीज मेरी क्या है, 2 टाइम्स
समेसन एक्स इक्वल टू 1 to थीटा एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है ना। तो अब इसका हमें वैल्यू फाइंड करना, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना, इसका तो इसका वैल्यू आप तो ये इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। अगर मैं बात करूं तो 2 समेसन एक्स इक्वल टू 1 to थीटा एक्स स्क्वायर, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 2 समेसन एक्स इक्वल टू, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं किसका 1 to n एक्स स्क्वायर का सम 1 to n, ये आप जानते हैं ना। समेसन आई इक्वल टू 1 to n, एन स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एन, एन प्लस 1 2n प्लस 1 एन, एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। ये वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू थीटा है तो हो जाएगा 2 थीटा, थीटा प्लस 1 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 6, बस यही वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो आपका यहाँ जब वैल्यू रख देंगे इसकी, तो इसकी वैल्यू आप रखेंगे, कैलकुलेशन कर लीजिए, फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पर वैल्यू रख के इस वाले की, ठीक है, इस वाले टर्म की, इस वाले टर्म की जब आप वैल्यू रख देंगे तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो 2 थीटा प्लस 1 इंटू 2 और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ आगे वाले पेज पे कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो अब देखो कैलकुलेशन जब हम करेंगे वैल्यू रख के, तो वैल्यू रख के जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 1/2 थीटा प्लस 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 थीटा थीटा प्लस 1 और 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो आपका ये ओवरऑल आ जाएगा 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, 2 से, तो आपका आ जाएगा थीटा थीटा प्लस 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा थीटा प्लस 1 इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये आप एक तरह से बोल सकते हैं ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब मेथड ऑफ मोमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी पीछे बताया कि इस एक्स स्क्वायर को हम किसके इक्वल करेंगे, 1/n समेसन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब थीटा थीटा प्लस 1। अब बच्चों यहाँ n की वैल्यू क्या है, साइज कितनी है, 3 साइज का है तो n3 रख दो, तो आप n3 रख दोगे तो 1/3 समेसन आई इक्वल टू 1 to n 1 to 3 एक्स आई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ वैल्यूज भी आपके पास गिवन है, क्या है, वैल्यूज भी आपके पास गिवन है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्व वैल्यू गिवन है, तो यहाँ ऑब्जर्व वैल्यू लिख लो, x1 क्या है, x2 क्या है और x3 क्या है। पहले देख लेते हैं पीछे से क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों, एक -2 है, एक 1 है और एक माइनस, ठीक है, -2 -1 और 1, -2 -1 और 1, तो ये -2 है, ये 1 है और ये माइनस का 1, ठीक है, -2 1 और -1, देख लो ना, -2 1 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जैसे हम एक्स आई स्क्वायर की, तो 1/n, पहली वैल्यू आपने रखा -2 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू आपने लिखा 1 का स्क्वायर, तीसरी वैल्यू आपने लिखा -1 का स्क्वायर, इतना आपने रख दिया, और यहाँ पर इक्वल क्या करेंगे, थीटा थीटा प्लस 1/3, तो आपका ये क्या आ जाएगा 4 5 6, तो आपका ये 2 हो जाएगा, मतलब 6/2 इज इक्वल टू क्या कर दिया आप, थीटा थीटा प्लस 1/3, तो आपका ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा, तो ये थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करे आप कर लीजिए उसको। यहाँ से देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसमें से वैल्यू जो सेटिस्फाई कर जाए थीटा की जो भी वैल्यू, या फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो मुझे लग रहा है वैल्यू रखना ज़्यादा इजी होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 का, एक है 1, देखो पहला ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर मैं 3 का स्क्वायर रख रहा हूँ तो नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर रखूँगा तो नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 नहीं आ रहा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 3 7, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई ऑप्शन तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। 1 2 3 4, ठीक है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर अब थीटा।
यहाँ हमने जैसे वैल्यू रखा तो पहली वैल्यू आपकी -2 का स्क्वायर 2, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 5 + 6, 6/3। ओके बच्चों, यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया ना, यहाँ पर ये आपका पूरा कैलकुलेशन को मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 6/3 है, 6/3 है ना, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी, θ² प्लस का थीटा माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आपका -3 और -2, तो θ² इज इक्वल टू -3θ प्लस का 2θ -6 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी, -2 आएगी और 3 आएगी। तो यहाँ थीटा आपका क्या है, अब रेंज पे जाओ, थीटा की 2 वैल्यू आई, तो थीटा की रेंज आपकी क्या है, 1 to 3 वाली है। पैरामीटर स्पेस में रेंज देखो थीटा की, ये पॉजिटिव रेंज ले रहा है, 1 to 3 ले रहा है, 1 to 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो 3 आपका आंसर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। हम -2 को इग्नोर कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा आपका क्या हो जाएगा, 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनेंगे। मेथड ऑफ मोमेंट अगर पूछेगा ऐसे ही पूछेगा, मतलब कोई भी वो पैरामीटर दे सकता है, लेकिन आपको मेथड यही लगाना है, बस मेथड डिस्कस किया। और इसके लिए बच्चों आपको जितना डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना, मीन याद रहेगा, वेरिएंस याद रहेगा, उतना ही ये मेथड इजी रहता है। आपको अगर मीन वेरिएंस, या अगर यहाँ पर जैसे किसी को याद है मीन वेरिएंस, जैसे मैंने ये सीरीज बताया, ये सीरीज मैंने बताया। अब यहाँ पर अगर आप मीन वेरिएंस याद है जिसको, वो तुरंत जिसको सॉल्व कर देगा, उसको अगर याद है मीन वेरिएंस, इसका मान लीजिए मीन याद है, वेरिएंस याद होता ना, तो वेरिएंस इक्वल हो जाता है एक्सपेक्टेशन एस, क्योंकि मीन 0 है। तो ये काम करेगा जिसको याद होंगी चीजें, जो जिसको मेमोरी, क्योंकि यहाँ देखो स्टैटिस्टिक में क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप रिजल्ट याद करेंगे, क्योंकि वहां पर आप प्रूफ करने जाएंगे फंसेंगे, और वहाँ टाइम भी कम रहता है, थोड़ा सा 3 मिनट रहता है, 3 मिनट, लेकिन 3 मिनट में आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होकर नहीं, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन हो सकता है बड़ी कैलकुलेशन का मतलब हो सकता है इंटीग्रेशन ऐसा दे दे, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर अलाउ रहता है। इसका मतलब कैलकुलेटर तो 3 2 + 3 + 5 / 4 यही करेगा ना, इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करेगा कैलकुलेटर डिफ्रेंसिएशन नहीं करेगा, कैलकुलेटर लॉग नहीं लेगा, कैलकुलेटर सिर्फ ऐड कर देगा, e के पावर a के पावर e के पावर और 2 के पावर 5 के पावर वाली चीज़ें ही करेगा। तो वहाँ पर आपको चीज़ें याद करके, जैसे रिजल्ट्स हैं, एमजीएफ है, जैसे वो डायरेक्ट एमजीएफ लिख देगा कहीं, तो एमजीएफ से आपको वेरिएंस और मीन, वहाँ डायरेक्ट एमजीएफ लिख के वो कोई चीज़ पूछ लेगा, तो आपको एमजीएफ पता होना चाहिए कि किस रैंडम किस डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ। तो ये चीज़ें आप जितना रिकॉल करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे, उतना आपका चीज़ें क्लियर होगा। अब आ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो ये मेथड ऑफ मोमेंट आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों अगर मैं बात कर लेता हूं तो एक एमएलई का मेथड, एक एमएलई हमारा ये क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है बच्चों, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सिलेबस का है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2023 का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, सिलेबस का है, तो बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये कह रहा है लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन e की पावर -x, ठीक है। ये आपका पीडीएफ गिवन है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये एक तरह से एक्सपोनेंशियल 2 पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ x एक तरह से क्या फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल 2 पैरामीटर, मतलब एक्सपोनेंशियल म्यू कामा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बोला एम कैप इज एमएलई ऑफ मीडियन ऑफ x1। देखो अब यहाँ पर मीडियन ऑफ x1 की है एमएलई, क्या, एम कैप जो एमएलई है वो मीडियन ऑफ x1 है, ठीक है। तो हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन की मीडियन चाहिए सबसे पहले। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास एफ एक्स लिखा है ना, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख लो तुम, एफ ऑफ एक्स ये आपका इक्वल किसके है, ई के पावर माइनस का एक्स माइनस का म्यू, और यहाँ पर बच्चों आपका जो म्यू है, जो एक्स है, वो ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू, और यहाँ पर म्यू आपका ग्रेटर 0 है। ये म्यू आपका ग्रेटर 0 नहीं, म्यू कुछ भी हो सकता है, सॉरी थीटा वाला नहीं है ना, ये म्यू आपका रियल नंबर जाएगा ना, यहाँ म्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि 2 पैरामीटर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ,
तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ x माइनस म्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्सपोनेंशियल 1 होगा। x माइनस 1 जो फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो, माइनस 1 क्यों लिख रहे हैं, 1 फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 1, यानी कि अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो करेगा। यानी अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसका MLE अगर आपको फाइंड करना है ना MLE, तो इसका MLE क्या होगा, इसका MLE क्या होगा, देखो MLE हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, MLE क्या होता है, अगर सॉरी इसका MLE तो अभी फाइंड करेंगे, अगर इसका मीडियन हमें फाइंड करना है तो मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, f ऑफ m एट f ऑफ m इक्वल टू हाफ, यही होता है आपका मीडियन का डिफिनेशन। m को हाफ करिए, वहां से m की वैल्यू निकालिए। तो यहां से अगर मैं इसका f निकालूं, f लिखूं, इसका f लिखूं तो इसका f क्या होगा, इसका f अगर मैं लिखूं मतलब इसका CDF लिखूं, CDF ऑफ x, तो CDF ऑफ x क्या होगा, f ऑफ कैपिटल X एट स्मॉल x, ये होगा बच्चों आपका 1 माइनस ई के पावर माइनस का x माइनस का म्यू, यही होगा। इतनी बात क्लियर हुई होगी सबको, यही होगा। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू m रखूं तो f ऑफ x एट m इज इक्वल टू आपका आएगा 1 माइनस ई के पावर माइनस का m माइनस का म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ m की वैल्यू हाफ कर दो, तो इसको जब तुम हाफ के इक्वल कर दोगे तो ये 1 माइनस 1, अब आपका ये आ जाएगा ओवरऑल 1/2 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस का m माइनस म्यू। तो आपका ये आ जाएगा, log ले लीजिए तो log 2 माइनस का m माइनस म्यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ m आएगा आपका म्यू प्लस log 2। अभी तो मैंने आपको ये ऐसे बताया, लेकिन एक चीज़ आप और कर सकते थे, वो मैंने आपको जानबूझ के मैथड ड्राइव करवाया। देखो यहाँ से भी आप स्टेप बढ़ा सकते थे, यहाँ से स्टेप कैसे बढ़ा सकते हैं कि मीडियन ऑफ बच्चों, मीडियन ऑफ x माइनस म्यू इज इक्वल टू मीडियन ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मीडियन आप सब जानते हैं कि log 2 होता है 1 का, एक्सपोनेंशियल 1 का मीडियन, यहाँ एक्सपोनेंशियल 1 है ना, तो एक्सपोनेंशियल 1 का मीडियन log 2 होगा। और मीडियन में बच्चों क्या होता है ना, मीडियन क्या होता है, अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है ये या इंक्रीजिंग है तो ये इक्वल हो जाएगा, ये मीडियन ऑफ x अगर मैं यहाँ से पता करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये म्यू जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये म्यू प्लस log 2। ये प्रॉपर्टी मीडियन में कब होती है, इसका मतलब ये नहीं कि मीडियन हमेशा, ये मीडियन में तब होगा ना बच्चों जब आपका gx जो होगा या तो वो इंक्रीजिंग टाइप का हो या तो डिक्रीजिंग टाइप का हो। बात आप समझ रहे होंगे। मीडियन में अगर एक तरह से मैं बोलूं तो मीडियन में अप्लाई हो जाता है रूल, मतलब एक तरह से मैं बोलूं तो मीडियन ऑफ जी ऑफ कैपिटल X प्लस बी, ये हो जाएगा बच्चों जी ऑफ मीडियन ऑफ x, मीडियन ऑफ x प्लस बी, ये प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। कब, लेकिन जब आपका g इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, g मोनोटोनिकली इंक्रीज करे या तो g आपका इंक्रीजिंग हो मोनोटोनिकली या फिर डिक्रीजिंग हो, ठीक है ना। तो मीडियन में ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, मॉड में भी ये लगा सकते हैं, या डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, मोनोटोनिकली होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप सोच सकते थे। वैसे अगर नहीं आपको ये समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट इसका, तो ये इसका मीडियन हो गया, ठीक है, मीडियन आपको पता चल गया। अब बात करते हैं इसके MLE की। पहले हमें म्यू का MLE चाहिए ना, म्यू का MLE चाहिए, फिर हम मीडियन का निकालेंगे। तो म्यू के MLE के लिए बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ अगर मैं इसका लाइकलीहुड लिखने जाऊँ तो ई के पावर माइनस का x माइनस का म्यू है ये ना, और यहाँ पर x आपका ग्रेटर म्यू है। तो बच्चों ये एक तरह से एग्जाम्पल किसका, रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर। तो बच्चों जो मेथड हमने बताया अभी पीछे लाइकलीहुड का, तो जहां पर रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर हो जाए, क्या हो जाए, रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर, रेंज अगर पैरामीटर में डिपेंड कर गई ना बच्चों तो वहां पर MLE का मेथड बदल जाता है, रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर, रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर। तो यहाँ पर बच्चों करते क्या है, यहाँ पर अपनी रेंज को देखते हैं हम लोग। रेंज को देखो, रेंज आपकी क्या है, x म्यू से बिगर। इस रेंज को बच्चों आप आधा स्टैटिस्टिक के टर्म में लिख लो। कैसे, पहले तो इसकी रेंज लिख लीजिए, ये इनफाइनाइट है, xi इनफाइनाइट है। अब बच्चों इसको आधा स्टैटिस्टिक में लिखोगे तो म्यू से ग्रेटर आर इक्वल टू x ऑर्डर 1, फिर इससे ग्रेटर x ऑर्डर 2, फिर ऐसे ही चलेगा आपका, और यहाँ आपका आ जाएगा x ऑर्डर n और फिर इनफाइनाइट।
अब बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि म्यू के नियर बाय में, हम नियर बाय में हमेशा देखते हैं कि म्यू के नियर बाय में कौन है, म्यू के नियर बाय में कौन है, एक्स आर्डर एन। तो वो एक्स आर्डर वन, तो म्यू की एमएलई एक्स आर्डर वन हो जाएगी। म्यू की एमएलई क्या हो जाएगी, अगर यहाँ मैं बात करूँ म्यू की एमएलई, एमएलई ऑफ म्यू एक्स आर्डर वन हो जाएगी। एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एक्स आर्डर वन यहाँ पर ऐसे होगा। अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं तो ग्राफिकली कुछ ये होता है, जो हमारा ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमारा कुछ ऐसा होगा बच्चों, ऐसा। मतलब ये आपका लोअर इंड पॉइंट पे ले रहा है ना, मतलब आपका म्यू जो है वो लोअर इंड पॉइंट वैल्यू ले रहा है ना। तो यहाँ पर मैं एक्स आर्डर वन पे आपको मैक्सिमम, एक्स आर्डर वन पे आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, एक्स आर्डर वन पे मैक्सिमम मिलेगा। मतलब लाइक्लीहुड आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। जब आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा तो वहां पर आपको कहाँ मिल जाएगा, एक्स आर्डर, एक मिनट, यहाँ पर एक्स आर्डर वन से, तो ये म्यू का अपर बाउंड है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पर म्यू का अपर बाउंड है ये आपका म्यू का अपर बाउंड है, एक मिनट, ये म्यू का अपर बाउंड जा रहा है। तो यहाँ पर म्यू का ये अपर बाउंड है, मतलब म्यू आपका इनफाइनाइट से, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो अपर बाउंड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले लाइक्लीहुड चेक करते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा लाइक्लीहुड एल म्यू ऑफ एक्स कल, ये हो जाएगा बच्चों ई के पावर माइनस का समेसन एक्स आई और ई के पावर म्यू हो जाएगा। अब देखो म्यू आपका रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, तो आप क्या करिएगा, इस ये तो फिक्स है, ये हर सबके साथ वही होगा जो, अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो, -1 रखो, एक बार जीरो रख दो, एक बार 1 रख दो। तो जब -1 रखोगे तो ई के पावर, जैसे मान लो -1 रखा, तो ई के पावर क्या आएगा, ये -1 आएगा, ठीक है। अब मैंने 0 रखा तो ये 1 आ जाएगा, अब मैं 2 रखू 1 रखूंगा तो ई आ जाएगा। अब 1 अपान ई आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2.71, ठीक है। तो आपका ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज तो नहीं कर रहा, 1/271 आया, फिर इसके बाद 1 आया, फिर ई आया। तो इसका जो ग्राफ है बच्चों, इसका ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा, ये इंक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग नहीं है, ये ग्राफ ऐसे लाइक्लीहुड का जाएगा। इसीलिए इस वाले इंड पॉइंट पे आपको मिल रहा है ना, इसीलिए आपको एक्स आर्डर वन पे मिल रहा है क्या, मैक्सिमा। और ये किसके बीच का ग्राफ है, ये एल ऑफ म्यू है और ये आपका म्यू है, ठीक है ना। तो ऐसे फाइंड करते हैं बच्चों। कुल मिला के ना समझ में आए तो नियर बाय देख लिया करो वैल्यू, और यहाँ पर एक बार देख लेना कि आपका लाइक्लीहुड डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। क्योंकि आपका, जैसे अगर मैं एमएलई की बात करूं तो यूनिफॉर्म थीटा कामा 2 थीटा में एमएलई चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी हम बात करेंगे यूनिफॉर्म की जब ना, तो वहां पर बताऊंगा एग्जांपल। तो यहाँ पर ये आपका एक्स आर्डर वन एमएलई हो गए। अब बच्चों एमएलई में एक प्रॉपर्टी होती है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, क्या होती है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों एमएलई की, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ये बोलती है कि मान के चलिए कि मेरे पास एक पैरामीटर है थीटा, और थीटा जो पैरामीटर है इसका एमएलई मेरे पास है टी, इसका एमएलई मैं कह सकता हूं कि थीटा का मेरे पास एमएलई जो है, ये थीटा का एमएलई जो है थीटा कैप है मान के चलिए, या फिर एमएलई टी कह दीजिए, थीटा कैप, ठीक है, थीटा कैप इसका एमएलई है, ठीक है। थीटा कैप आपका एमएलई है किसका, थीटा का, थीटा का एमएलई थीटा कैप। तो बच्चों एमएलई में क्या है, अगर मान लो कोई मैं फंक्शन ले लूं जी, जो कि कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो, तो जी आप थीटा का एमएलई अगर मैं लिखना चाहूं तो बच्चों ये हो जाएगा जी आप थीटा कैप एमएलई, थीटा कैप एमएलई। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए कि एक्स बार एमएलई है किसका, थीटा का। तो बच्चों अगर थीटा स्क्वायर का एमएलई पूछूं मैं, तो आप बोल देंगे कि एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा, ये है कहना चाह रहा है वो। थीटा, साइन थीटा का एमएलई पूछूं मैं, साइन थीटा का, तो आप बोल देंगे थीटा की वैल्यू रख दो सीधा सा, एक्स बार साइन एक्स बार, ये एमएलई है, ठीक है, एमएलई।
ठीक है। तो ये साइन थीटा का एमएलई अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बोल देंगे साइन एक्स बार। तो ये होती है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। तो जैसे हमने म्यू का निकाल लिया, हमारे पास म्यू का आ गया, म्यू कैप क्या आ गया, एक तरह से म्यू एमएलई क्या आ गया, म्यू एमएलई हमारे पास क्या आ गया, एक्स आर्डर 1। अब हमें चाहिए किसका, मीडियन का। तो एम कैप क्या हो जाएगा, एम कैप आपका हो जाएगा क्या, एक्स आर्डर 1 प्लस लाग 2, क्योंकि म्यू की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या है आपके पास, क्योंकि एम की वैल्यू आपके पास है म्यू प्लस लाग 2, म्यू प्लस लाग 2। ठीक है। तो ये आपका एम एम एल ई मीडियन का एम एल ई हो गया। ठीक है ना। अब वो बोला है, देखो क्वेश्चन में कुछ और चीज पूछा था, पहले आप एम एल ई फाइंड करो, फिर बोला है कि एम एल ई तो ठीक है, अब एम एल ई का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो कि अगर एम कैप आपका लेस आर इक्वल टू 2 है तो आपका ये वैल्यू म्यू इक्वल टू 1 होगा, अगर एम कैप लेस आर इक्वल टू 1 है। तो पहले बच्चों आप क्या करो कि यहाँ पर जो एम एल ई आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लो। एम का एम एल ई क्या आया, वो सॉरी मीडियन का एम एल ई क्या आया, मीडियन का एम एल ई की अगर मैं बात करूँ तो मीडियन का मेरा एम एल ई क्या आया, मीडियन एम एल ई, मीडियन का एम एल ई क्या आया, ये आपका क्या आया, मीडियन का एम एल ई की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्स आर्डर 1 प्लस लाग 2 आया। ठीक है, यही आया एम कैप। ठीक है, ये एम कैप आपका दिया है उसने, एम कैप। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं तो मेरा, मैंने अभी पीछे आपको क्या बताया कि मेरा एक्स माइनस म्यू जो है, ये एक्स माइनस म्यू, ये बच्चों आपका क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल 1। और बच्चों यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होती है कि एक्स आर्डर 1 माइनस म्यू क्या फॉलो कर जाएगा, ये फॉलो कर जाएगा एक्सपोनेंशियल एन। मतलब अगर मैं एक्स आर्डर 1 माइनस म्यू का पीडीएफ लिखना चाहूँ तो पीडीएफ बच्चों यहाँ पर होगा आपका एन ई के पावर माइनस का एन एक्स, ये होगा पीडीएफ। ठीक है, इस टाइप का पीडीएफ होगा। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ आपका तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, इस वो लोकेशन चेंज का इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका एक्स आर्डर यहाँ एक तरह से ये क्या लिखा है, ये मान को चलो कि मैं आपको इसको वाई ले लेता हूँ, तो एफ ऑफ वाई आपका क्या है, एफ ऑफ वाई आपका क्या है, एन ई के पावर माइनस का एन वाई, और वाई की वैल्यू क्या है आपका एक्स आर्डर 1 माइनस का म्यू। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि यहां से अगर मैं सी डी एफ लिखना चाहूं बच्चों, सी डी एफ किसका, अगर मैं आपका सी डी एफ लिखना चाहूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आर्डर 1 माइनस म्यू लेस आर इक्वल टू किसी पॉइंट, मान लो जनरल में स्मॉल एक्स की बात करता हूँ, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस ई के पावर माइनस का एन एक्स। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब अगर मैं पूछूं आपसे तो इस म्यू को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां से ट्रांसफर कर लीजिए कि एक्स आर्डर 1 लेस म्यू प्लस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका 1 माइनस ई के पावर माइनस का एन एक्स, ये इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो यहां से आपका, तो यहां से आप चाहें तो एक्स आर्डर 1 का भी वो निकाल सकते हैं क्या, पीडीएफ, एक्स आर्डर 1 का भी पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं ना, एक्स आर्डर 1 का पीडीएफ। तो यहाँ से जैसे एक्स आर्डर 1 का अगर पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आपका वाई का पता है, तो वाई एक्स आर्डर 1 की जगह आप क्या कर दीजिए कि म्यू म्यू प्लस वाई कर दीजिए, म्यू प्लस वाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर जैसे, यहाँ पर आपका जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ y इक्वल, वाई प्लस म्यू इक्वल टू एक्स आर्डर 1 हो जाएगा, एक्स आर्डर 1। ठीक है ना। तो एक्स आर्डर 1 वाई प्लस म्यू हो गया, तो यहाँ जहाँ जहाँ वाई है तो इसका पीडीएफ अगर मैं बात करूँ, तो इसके मैं पीडीएफ की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे इसके पीडीएफ की बात करूँ तो जहाँ पर आपका एक्स आर्डर 1 है वहाँ पर वाई प्लस म्यू कर दीजिए। तो इसका एफ ऑफ एक्स आर्डर 1 की अगर मैं बात करूँ बच्चों तो ये आपका आ जाएगा एन ई के पावर माइनस का एन, और ये हो जाएगा आपका एक्स आर्डर 1 माइनस का म्यू, ये हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, हमारे पास किसका आया, जैसे एक मिनट,
जैसे हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारा एक्स ऑर्डर 1 माइनस का म्यू ये फॉलो कर गया एक्सपोनेंशियल एन। तो हम अगर मैं बात कर लूँ तो अगर अब मुझे चाहिए किसका, देखो सिंपल सा लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। एक्स ऑर्डर 1 माइनस म्यू हमारे पास, वाई का पीडीएफ, वाई का हमारे पास पीडीएफ है, एफ ऑफ वाई मेरे पास है, क्या है एफ ऑफ वाई मेरे पास एन ई के पावर माइनस का एन वाई ये है। अब मुझे चाहिए क्या, एक्स का, तो एक्स ऑर्डर 1 एक तरह से क्या है वाई प्लस म्यू, वाई प्लस म्यू। अब बच्चों अगर मुझे एक्स का चाहिए, वाई का मेरे पास है, तो मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होगा एफ ऑफ वाई, और यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई ना होके डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मॉड में। तो यहाँ से आप जहाँ जैसे यहाँ से अब आपका, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y की वैल्यू एक्स ऑर्डर 1, तो आपका ये एन ई के पावर माइनस का एन एक्स ऑर्डर 1 माइनस म्यू हो जाएगा। तो यही आएगा, देखो पीछे हमने यही लिखा था क्या, हाँ पीछे यही लिखा था, वैसे मैंने इरेज कर दिया लेकिन लिखा यही था, ठीक है ना। तो एक्स ऑर्डर 1 माइनस का म्यू ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो हाँ, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, माइंड से वो निकल ही गया। क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में आपका, ठीक है, क्वेश्चन में एक्स ऑर्डर 1 का आपने निकाल ही लिया। अब हमको पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में एम कैप से बड़ा 2, ठीक है। अब बच्चों एम कैप की वैल्यू आप रख दो। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर आप बोलिए मुझे एम कैप, जैसे मैं निकालना चाहूँ एम कैप लेस आर इक्वल टू, मान लीजिए इन जनरल मैं कोई पॉइंट लेता हूँ टी, टी ले लिया मैंने। तो यहाँ एम कैप की वैल्यू आप लिख दीजिए एक्स ऑर्डर 1 लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ऑर्डर 1 माइनस प्लस का लाग 2 है ना, प्लस का लाग 2 लेस आर इक्वल टू 2 टी। तो आपका ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑर्डर 1 लेस आर टी माइनस का लाग 2, एक्स ऑर्डर 1 आपका टी माइनस लाग 2 से लेस है, ठीक है, यह इक्वल है। तो एक्स ऑर्डर 1 का आप यहाँ से पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं, वो सीडीएफ। सीडीएफ की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो सीडीएफ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस का ई के पावर माइनस का एन एक्स ऑर्डर 1 माइनस का म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, जब आप वैल्यू रख देंगे तो टी है आपका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का ई के पावर माइनस का एन, और ये हो जाएगा आपका टी माइनस का लाग 2 म्यू, लाग 2 माइनस का म्यू, लाग 2 माइनस का म्यू। बस अब यहाँ पर चेक कर लीजिए आप, बस चेक कर लीजिए। अब टी की वैल्यू हर में अलग अलग है, तो टी की वैल्यू हर में अलग अलग है, तो आप देख लीजिए वहाँ पर आप टी की वैल्यू आपका क्या बोला है, टी की वैल्यू क्या बोला, पहले में बोला है कि टी आपका एक 2 बोला है, एक 1 बोला है, एक 3 बोला है, एक 4 बोला है। तो 2 ले लेते हैं पहले, टी की वैल्यू 2, और फिर इसको इक्वल करो इस वाली प्रॉपर्टी की, यहाँ से देखो म्यू की क्या वैल्यू आ रही है, तो टी के पावर माइनस एन 1 प्लस लाग 2। अगर मैं टी की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ टी को 2 ले लोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 1 माइनस ई के पावर माइनस का एन और 1 माइनस का लाग 2 माइनस का म्यू। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, उसने प्रोबेबिलिटी क्या दिया है आपको, पहले वाले ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी उसने ये दिया है 1 माइनस का ई के पावर माइनस का एन, और यहाँ पर 1 माइनस लाग 2। तो यहाँ से तो म्यू 0 मिल रहा है, यहाँ से तो म्यू 0 मिल रहा है, यहाँ म्यू आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। वह वो क्या बोला है ऑप्शन में, ऑप्शन में बोला है कि म्यू 1 होगा, नहीं। जब आप 1 रखेंगे, अब आप 1 रख दीजिए, अब आप 1 रख दीजिए, जब आप टी की वैल्यू 1 रख देंगे, टी की वैल्यू आप 1 रखेंगे, तो जैसे आप यहाँ 1 रखेंगे तो टी की वैल्यू 1, तो 1 माइनस लाग 2 माइनस का म्यू, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 माइनस का ई के पावर माइनस का एन, और यहाँ पर 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, हमने मिस्टेक किया था ना, टी की वैल्यू हमें 2 रखनी थी, तो यहाँ हम 2 रखेंगे, 2 यहाँ हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे 2। तो अब जब हम यहाँ 2 रखेंगे ना 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो उसने दिया है, तो यहाँ से कंपेरिजन करिए तो 2 माइनस म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस म्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा 1, तो पहला ऑप्शन ही ट्रू हो गया, यहाँ से म्यू 1 आ जाएगा। अब कोई ऑप्शन मत चेक करो, पहला ही ट्रू हो गया, यहाँ से म्यू की वैल्यू 1, तो उसने बोला है यही, तो पहला ऑप्शन ट्रू हो। क्या हुआ,
पहला ऑप्शन ही इसमें ट्रू है, ए पार्ट ही ट्रू है बच्चों। बी पार्ट चेक करने जाओगे तो अलग मिलेगा, बी पार्ट जब चेक करोगे तो अलग मिलेगा। जैसे बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या है, ये है E1 माइनस ई के पावर माइनस का n log 2, और हम क्या निकालेंगे, जब हम t की वैल्यू 1 रखेंगे, वहाँ t की वैल्यू 1 रखोगे तो t की वैल्यू 1 रख दोगे तो तुम्हारी वैल्यू जो आएगी 1 माइनस ई के पावर माइनस का 1 माइनस का log 2 माइनस म्यू, log 2 माइनस म्यू। तो इसको कंपेरिजन करो तो यहाँ से 1 माइनस म्यू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर माइनस का n है, ठीक है ना। ई के पावर माइनस का n और यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जब कंपेरिजन करेंगे तो ई के पावर माइनस का n log 2 आपका है और यहाँ पर log 2 है, तो log 2 तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर माइनस लिखा है जबकि यहाँ पर प्लस का log 2 आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस log 2 और माइनस log 2 आपका प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं इसमें मान लो म्यू की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो ठीक है, म्यू की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ म्यू की वैल्यू 1 रख दो, म्यू की वैल्यू 1 रख दो, जैसे आप यहाँ म्यू की वैल्यू 1 रख दोगे, 1 रख दोगे, ये प्रॉपर्टी आपकी प्लस में आ जाएगी ना, ये दिख रही होगी आपको, ये प्लस में हो जाएगी 1 माइनस ई के पावर माइनस n इंटू माइनस log 2, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा। तो ये माइनस में जबकि दिया है, ये माइनस में है ना, ये इधर वाला, तो इसलिए ये गलत है। तो बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तीनों गलत है, ए ही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप यहाँ एक्स ऑर्डर 1 यहाँ से निकाल लेते तो एक्स ऑर्डर 1 यहाँ पर आपका म्यू प्लस एक्स आता, तो यहाँ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब इस म्यू प्लस एक्स की जो वैल्यू, मान लो इस म्यू प्लस एक्स की जो भी वैल्यू आपको रखना है तो वहाँ आप रख दीजिए, ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर सकते थे आप। तो ठीक है, यहाँ भी वैसे अगला स्टेप जो हमने किया वो भी आपका सही था, ये भी तरीका आपका, ये आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ में आया होगा। तो अगर अब मैं बात कर लेता हूँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो देखो अगला क्वेश्चन भी आपका वही सेम एज वही है ना, जो आगे ऊपर वाला पीडीएफ था वही, तो यहाँ थीटा एम एल ई क्या होगा, वही मिनिमम, यहाँ म्यू है, वहाँ म्यू था, यहाँ थीटा था, तो यहाँ थीटा एम एल ई क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एक्स आई, क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एक्स आई। अब मिनिमम ऑफ एक्स आई थीटा एम एल ई हो गया, मैक्सिमम लाइक्लीहुड किसका पूछा, थीटा स्क्वायर का, तो अभी इनवेरियंस प्रॉपर्टी से थीटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स ऑर्डर 1 का स्क्वायर, एक्स ऑर्डर 1 का स्क्वायर हो गया, ये मिली थीटा स्क्वायर का। अब मुझे बताइए एक्स ऑर्डर 1 क्या होगा, इनमें सबसे मिनिमम क्या है, इनमें से सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 0.5, सबसे मिनिमम 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, तो बी इज करेक्ट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन भी सिमिलर वही है, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यक्स आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 2 थीटा है, तो मैंने क्या बताया, इसको आप आर्डर स्टैटिस्टिक में अरेंज किया करो, यही बताया अभी पीछे आर्डर स्टैटिस्टिक में। तो जब आप आर्डर स्टैटिस्टिक्स में अरेंज करोगे तो यहाँ से एक्स आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 2 थीटा लिखा है, तो यहाँ से आप लिखेंगे थीटा से बड़ा 2 थीटा से बड़ा एक्स ऑर्डर 1 से बड़ा एक्स ऑर्डर 2, और इससे बड़ा लिखोगे थीटा, और इससे बड़ा इनफाइनाइट, आपका ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का अगर मैं देखूँ तो 2 थीटा से बड़ा क्या मिलेगा, थीटा से बड़ा क्या मिलेगा बच्चों, एक्स ऑर्डर 1/2, तो अभी हमने क्या बताया, से बड़ा क्या मिलेगा, एक्स ऑर्डर 2, तो यहाँ से एक्स ऑर्डर 2/2, तो यहाँ से अब अगर मैं देखूँ बच्चों तो मेरा क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया अभी, नियर बाई वैल्यू देखते हैं, थीटा की नियर बाई वैल्यू क्या है यहाँ, एक्स ऑर्डर 1/2, एक्स ऑर्डर 1/2, तो यही है मेरी। तो पहला बोल रहा द मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ थीटा इज मैक्सिमम ऑफ, तो बच्चों ये आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, ए पार्ट ट्रू, तो नियर बाई वैल्यू से ए पार्ट ट्रू, तो ए पार्ट, ये एमएसक्यू क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। कह रहा सी थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा,
बिलोंग टू रियल नंबर। अब कह रहा सी थीटा आपका 1 होगा, तो सी थीटा की वैल्यू आप फाइंड करिए पीडीएफ से। तो 2 थीटा से इनफाइनाइट सी ऑफ थीटा और ई के पावर माइनस का एक्स माइनस का थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जैसे आप वैल्यू फाइंड करेंगे सी थीटा की, तो यहाँ पर आप x माइनस थीटा को t मान लीजिए। तो जैसे आप t मानेंगे तो आपका हो जाएगा थीटा से इनफाइनाइट e के पावर माइनस का t, आप थीटा मान लीजिए, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। dt इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से e के पावर माइनस टी, तो t ऑफ थीटा, ठीक है, e के पावर माइनस का t, e के पावर माइनस का t, तो ये आ जाएगा e के पावर माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ माइनस ले लो बाहर, e के पावर माइनस का थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से माइनस, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है ना, तो ये जीरो और माइनस, तो ये सी ऑफ थीटा हो जाएगा आपका e के पावर माइनस का थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑफ थीटा जो आएगा बच्चों, ये आएगा e के पावर थीटा, क्या आएगा e के पावर थीटा, तो e के पावर थीटा आएगा, ना कि ये 1 आएगा। तो ये बी पार्ट गलत हो जाएगा, यहाँ बी पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बी पार्ट थीटा की सारी वैल्यू के लिए, रियल नंबर के लिए, आल थीटा के लिए गलत है, तो बी पार्ट आपका गलत है। कह रहा मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ थीटा इज मिनिमम, तो ये भी गलत है, सी पार्ट भी गलत। एमएसक्यू नहीं बच्चों, ये एक इज आर टू, तो आपका इसमें तो ए ही ट्रू है बच्चों। ये एमएसक्यू भी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ऑप्शन ए ही ट्रू है। सी ऑफ थीटा इज 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू रियल नंबर। सी ऑफ थीटा तो 1 नहीं होगा ना, क्योंकि ये ई के पावर थीटा आ रहा है ना। मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा इज मिनिमम, नहीं। मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, तो कर रहा है, तो ए ही पार्ट इसमें ट्रू है बच्चों। ये एमएलई का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ए पार्ट ही ट्रू है, खाली एक ही, तो मतलब ये एमएसक्यू में भी एक पार्ट ट्रू हो सकता है ना, एमएसक्यू में भी एक पार्ट ट्रू हो सकता है, तो एक ही पार्ट इसमें ट्रू है, ठीक है ना, एक ही पार्ट इसमें ट्रू है। तो इसमें एक ही पार्ट ट्रू है, ठीक है आपका, ठीक है, इसमें एक ही। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंटरवल की। तो अगर मैं बात, एक मिनट पहले देख लेते हैं क्वेश्चन और बाकी बच रहे हैं क्या एमएलई के। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल के ही क्वेश्चन रह गए हैं। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ बच्चों अब कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चंस की, कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन की, तो देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है बच्चों, आपको उसको सॉल्व करने का अप्रोच सीखना है। तो जैसे इसमें कह रहा है लेट x1 x2 xn x1 x2 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 कामा थीटा। नॉर्मल 0 कामा थीटा से आपके डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल लिए गए दो साइज का, x1 और x2 का। अब कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द इंटरवल दिस इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये इंटरवल आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे थीटा के लिए, के की वैल्यू आपको फाइंड करना। तो देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, पहले आपको लिख लेना क्या वो कह रहा है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का आप मतलब जानते होंगे, अगर मैं 101 माइनस अल्फा 1 माइनस का अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल किसी इन जनरल लिखूं, तो आप इन जनरल कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब जानते होंगे बच्चों कि होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर ऑफ एक्स से बिगर होता है आपका थीटा से बिगर होता है आपका अपर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यही होता है प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, यही होता है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की डिफिनीशन होती है, जहां पर आपका टी और एल, टी से बड़ा होगा यू, हमेशा टी से बिगर होगा यू, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है कॉन्फिडेंस इंटरवल ना। अब यहाँ पर अगर मैं लेंथ की बात कर लूँ, तो यहाँ अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करूँ, तो यहाँ एल एक्स कामा यू ऑफ एक्स, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, ये आपका क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यही आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो बच्चों अगर यहाँ पर मैं लेंथ की बात कर लूँ, लेंथ, तो मेरा जो लेंथ होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, लेंथ ऑफ सी आई की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये मेरा होता है अपर माइनस लोअर यू एक्स माइनस का एल ऑफ, ये लेंथ होती है, ठीक है ना, ये लेंथ होती है। तो बच्चों अब हमें लिखना क्या है, जैसे वो कह रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए, आप क्वेश्चन पे आइए।
क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब 0 से लेकर, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है किस पैरामीटर का, थीटा का, थीटा का। तो अगर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है थीटा का, तो मतलब ये थीटा की रेंज है, अपर और लोअर लिमिट किसकी है, थीटा की। अगर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है कितने परसेंट, 95%, तो यहाँ ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये कभी ये 95% लिखा हो तो इसका मतलब, कभी ये परसेंटेज में लिखा हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं बता रहे हैं। तो इसका मतलब पहले तो ये प्रोबेबिलिटी क्या, 0 से बिगर आपका थीटा से बिगर आपका क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर बाई 2, यही है, यही दिया कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब। और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों, यहाँ जितना परसेंट लिखा है उसमें 0.95 लिख दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100, अगर आप इसको 100 1 माइनस का अल्फा परसेंट इक्वल टू लिखेंगे आप 95%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.95। तो आपको करना क्या है, 95 में 0.95 कर देना, सीधे 95 में 100 से डिवाइड कर लो। मान लो यहाँ पर 85 रहता है या 80 रहता है, 80%, तो 80% में प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, 0.80। 90% है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.9। इसी को हम लोग कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। यही आपका 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। यही 1 माइनस अल्फा जो होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, 1 माइनस अल्फा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब आपको ये लाइन लिखना समझ में आया होगा कि ये लाइन मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा ये। अब बच्चों इस लाइन के बाद कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूं आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो देखो हमारा क्या था, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से बिगर आपका थीटा से बिगर आपका x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर बाई 2 बाई के इज इक्वल टू 0.95, यही है। अगर वहाँ 2 लिख दिए हैं तो मिस्टेक होगी बच्चों, वहाँ 2 तो नहीं लिखे, 2 लिखे थे ना, तो ये मिस्टेक है। एक्चुअली में हमने 2 ले लिया ना यहाँ, तो ये मिस्टेक है, 2 नहीं है, ये के है। तो ये के है, ठीक है, ये के और ये के। तो ये बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पर। अब अगर देखो मैं बात करूँ तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे सॉल्व करना है ये आप समझो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई इन जनरल पीडीएफ ना हो, स्टैंडर्ड ना हो, तो हमेशा क्या करो, इस वाले लिमिट को लो, थीटा से बिगर, यहाँ से एक बार एक्स की वैल्यू निकालो और एक बार यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। जैसे अगर अब मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से मैं लिखूंगा 0 से बड़ा थीटा, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है क्योंकि यहाँ पर दिया ही होगा थीटा बड़ा है 0 से, देख लीजिएगा आप, वहाँ दिया ही होगा क्योंकि वो नॉर्मल में वेरिएंस है, वेरिएंस हमेशा 0 से। और दूसरा मैं अगर बड़ा करूं कि थीटा से बिगर है आपका क्या, x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर बाई के, तो यहाँ से आपको के क्या मिलेगा, के क्या मिलेगा, यहाँ से के क्या मिलेगा, के से बड़ा आपको क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर बाई थीटा, यही मिलेगा, बाई थीटा। एक मिनट यहाँ पे बाई थीटा, यहाँ पर क्या मिलेगा, बाई थीटा। तो इतनी बात क्लियर। तो यहाँ के से बड़ा आपको क्या, अब बच्चों आपको करना क्या है, आपने क्या किया कि आपने अपने फंक्शन को इस तरह से थीटा वाले को आपने x1 प्लस x2 में रख दिया। तो आपको स्टैटिस्टिक के टर्म में ले आना है उसको, मतलब जैसे आप प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा थीटा से बिगर आपका x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर बाई के। तो यहाँ पर आपने क्या लाया, x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर बाई के। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, आपने कर लिया कि x1 स्क्वायर प्लस का x2 स्क्वायर बाई थीटा, इससे ये बिगर है किससे, के, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है, 0.95। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो अब आप बताइए मुझको, अब आप बताइए, आप ये स्टैटिस्टिक का पीडीएफ निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि x1 और x2 जो है
ये फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल 0 कामा थीटा। एक बार देखने तो मुझे थीटा स्क्वायर है कि थीटा है, नॉर्मल 0 कामा थीटा। तो यहाँ से आप जानते हैं बच्चों, यहाँ से आपका एक्स आई एक तरह से नॉर्मल 0 कामा थीटा, दोनों आई आई डी हैं, 0 कामा थीटा है। तो यहाँ से बच्चों एक्स आई जो है आपका बाई थीटा, एक्स आई बाई थीटा अंडर रूट में, मतलब नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल 0 तो एक्स आई बाई रूट थीटा ना, ये आपका फॉलो कर जाएगा नॉर्मल 0। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर का स्क्वायर 1, समेसन लगा दो का स्क्वायर 2 एक्स आई बाई थीटा, और यहाँ स्क्वायर ये हो जाएगा क्या, का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर अगर का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर अगर मैं x1 स्क्वायर बाई 2, x2 स्क्वायर बाई 2, अब मैं यहाँ समेसन लगा दूँ, मतलब आपका x1 स्क्वायर बाई थीटा कर दूँ प्लस का आपका कर दूँ x2 स्क्वायर बाई थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या फॉलो कर जाएगा, का स्क्वायर 2, का स्क्वायर 2 और का स्क्वायर 2 इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार बताया हमने आपका ये होता है एक्सपोनेंशियल हाफ के, किसके, एक्सपोनेंशियल हाफ। मतलब इसका पीडीएफ क्या होगा, अगर मैं इसको y रैंडम वेरिएबल बोल दूं तो y रैंडम वेरिएबल, इसको मैं कैपिटल Y बोल देता हूँ, कैपिटल Y। तो कैपिटल Y का पीडीएफ अगर आपसे मैं पूछूं तो f ऑफ y आप बोलेंगे सर ये होगा 1/2 e की पावर माइनस का y बाई, और यहाँ पर y आपका ग्रेटर। तो बस आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। अब आपको इसका पीडीएफ पता चल गया, इसका पीडीएफ पता चल गया कैपिटल Y का, ये कैपिटल Y है। तो आपको अब आपका प्रॉब्लम जो है, आपका प्रॉब्लम यहाँ से हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y ग्रेटर के इज इक्वल टू 0.95। यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आपकी वैल्यू आंसर हो जाएगी। तो ये आप इजी कर लेंगे, ये तो आपके आप लोग बेसिक से सीखते ही हैं। प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर के 0.5 है, y का पीडीएफ पता ही है, y का पीडीएफ पता ही है, तो आप बोलेंगे के से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट 1/2 ई के पावर माइनस का y/2 और dy इज इक्वल टू 0.95। तो इसको अगर मैं पीडीएफ सीडीएफ अप्रोच से सॉल्व करूं बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा ई के पावर माइनस का k/2 इज इक्वल टू 0.95। तो यहाँ से आप लाग ले लीजिए, तो ये k/2 इज इक्वल टू माइनस का लाग, या ln बोल दीजिए या लाग बोल दीजिए 9.5। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो माइनस का 1/2 लाग 0.95, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जैम में बनेंगे आपको फंसाने के लिए, जबकि आपको फंसना नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका माइनस का 1/2 ln, तो आपका सी पार्ट 2 हो जाएगा, सी पार्ट इज योर आंसर, सी पार्ट आपका 2 हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन वो देगा आपको फंसाने के लिए, आपको फंसाने के लिए देगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों। एक ये फार्म हो गया, एक फार्म देता है बच्चों, अभी आते हैं हम बताते हैं उसको, एक फार्म देता है। अब आ जाते हैं बच्चों इस वाले पे, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हम बात कर लेते हैं, इस वाले पे, इस वाले, एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन पे। तो देखो कह रहा है कि लेट x1 x2 xn n ग्रेटर आर इक्वल टू 5, 5 से बिगर या 5 के इक्वल है फ्रॉम रैंडम सैंपल। यहाँ पर बच्चों ई के पावर माइनस का, ये आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूज करता है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल में, मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल थीटा कामा 1, या म्यू कर देगा या थीटा कर देगा, ये बहुत यूज करता है जैम में, ठीक है। ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा हैज टू बी फाइनाइट लेंथ मिनिमम एंड, ठीक है, इज अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा, 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा कैन बी लेंथ 1 एंड 95 का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हमारे पास, अब अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करता हूं तो जैसे मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला पीडीएफ मेरे पास क्या है, fx की वैल्यू क्या है, ये है e के पावर माइनस का x माइनस का थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं मेरा यहाँ पर एक तरह से जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है बच्चों ना, वो हमेशा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक में लिखा जाएगा, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का ज़्यादा, एक तरह से क्या होता है कि वो पायोट के टर्म में लिखा जाता है, पायोट, सफिशिएंट नहीं सॉरी, पायोट, पायोट सफिशिएंट के टर्म में तो हमेशा क्रिटिकल रीजन होता है,
पायोट, तो यहाँ पर बच्चों अभी मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया कि x ऑर्डर 1 माइनस थीटा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आया यहाँ पर थीटा ही है ना, ठीक है। x ऑर्डर 1 माइनस थीटा क्या फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल n, एक्सपोनेंशियल n, अभी हमने पीछे डिस्कस किया ये एक्सपोनेंशियल n। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा 101 माइनस का अल्फा परसेंट, 101 माइनस का अल्फा परसेंट बच्चों, 101 माइनस का अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्या 101 माइनस का अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये बच्चों होगा कुछ इस टाइप का। ये बच्चों होगा आपका क्या, एक्स ऑर्डर 1 माइनस का लेमडा 1, या माइनस का a माइनस का b ले सकते हैं आप, एक्स ऑर्डर 1 माइनस का लेमडा 2। इसका लेंथ जो होगा बच्चों वो होगा लेमडा 1 माइनस का लेमडा 2। इसकी अगर मैं लेंथ की बात कर लूँ, लेंथ की बात कर लूँ तो लेमडा 2 माइनस का लेमडा 1, और लेमडा 2 से बिगर होगा लेमडा 1, तभी ये पॉसिबल है। आपका लेमडा 2 से बिगर होगा लेमडा 1, तभी ये पॉसिबल है, लेमडा 2 से बिगर लेमडा 1। तो ये बच्चों इसका लेंथ होगा, ये इसका लेंथ होगा। तो ये बताइए मुझे लेमडा 2, अगर मैं लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 1 की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, लेमडा 2 और लेमडा 1 की अगर मैं वैल्यू ऑफ फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा एक तरह से क्या लिखा है, अगर मेरा एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो अगर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है बच्चों तो ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑर्डर 1 माइनस लेमडा से बड़ा, लेमडा 1 से बड़ा थीटा से बड़ा आपका क्या है, एक्स ऑर्डर 1 माइनस का लेमडा 2, यही है। तो यहाँ से आप, मैंने क्या बोला, स्टैटिस्टिक को ले आई, यहाँ से आप देखो इससे ज़्यादा क्लियर होगा। इस वाले से एक बार सॉल्व करिए, तो जब आप इस वाले से सॉल्व करोगे एक्स ऑर्डर 1 माइनस का लेमडा 1 से बिगर आपका थीटा, तो यहाँ से आपका थीटा का रेंज क्या आएगा, थीटा का अपर लिमिट आएगा आपका, या फिर आप एक तरह से कह सकते हैं यहाँ से आपका एक्स ऑर्डर 1 माइनस का थीटा, इससे बिगर क्या आ जाएगा, लेमडा 1, ये आएगा लेमडा 1, ठीक है, ये एक मिला आपको। और एक जब आप इस वाले इंड को सॉल्व करेंगे, जब आप इधर वाले को सॉल्व करेंगे, इधर वाले को जब आप इधर वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका थीटा से बड़ा है क्या, एक्स ऑर्डर 1 माइनस का लेमडा 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा लेमडा 2 से बड़ा आपका एक्स ऑर्डर 1 माइनस का थीटा। तो आपका ये एक स्टैटिस्टिक है, इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता है एक्स ऑर्डर 1 माइनस थीटा का, तो आप इसको क्या लिख देंगे, ये आपका आ गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमडा 2 से बड़ा, लेमडा 2 से बड़ा एक्स ऑर्डर 1 माइनस का थीटा से बड़ा आपका लेमडा 1। अब इसका हमें पीडीएफ पता है क्या है, एक्सपोनेंशियल n होता है, तो आपका ये क्या आ गया, लेमडा 1 से बड़ा लेमडा, एक मिनट, ये क्या आ गया बच्चों, लेमडा 2 से बड़ा लेमडा 1, ठीक है, लेमडा 1, और ये आपका e के पावर माइनस का nx, और ये dx, ठीक है, ये nx dx। अगर अब मैं सॉल्व करूं इसको, तो आइए सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को। तो इस इंटीग्रेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये लेमडा 2 से बड़ा लेमडा 1, ठीक है, लेमडा 2 से बड़ा लेमडा 1, और यहाँ पर आपका n e के पावर माइनस का nx था, तो आपको बच्चों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका f ऑफ लेमडा 1, f ऑफ लेमडा, एक मिनट, तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, ये आपका क्या लिखा है एक तरह से, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ लेमडा 1 माइनस का एफ ऑफ लेमडा 2, एफ ऑफ लेमडा 1, एफ ऑफ लेमडा 1 माइनस का एफ ऑफ लेमडा 2। अब बच्चों हम लोग करते क्या है, एक्चुअली में हमारी जो वैल्यू है एक तरह से, तो एफ ऑफ लेमडा 2 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ लेमडा 2 क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले देखो कहीं गलत तो नहीं किए ना, मिस्टेक कहीं, तो अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ लेमडा 2 का मतलब पहले समझिए, तो एफ ऑफ लेमडा 2 का मतलब बच्चों है, ये आपका है 1 माइनस ई के पावर माइनस का एन लेमडा 2, ये है,
अगर मैं इसको बच्चों अब इक्वल कर दूं अपना किसके, अल्फा बाई टू के, ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको मैं समझाऊं अगर, तो बच्चों ये वैल्यू अगर मेरी हो जाए मान लीजिए 1 माइनस अल्फा बाई टू, और ये हो जाए आपकी अल्फा बाई टू माइनस का अल्फा बाई टू, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, 1 माइनस अल्फा के। तो इसको अल्फा बाई टू के इक्वल रखिए, थोड़ा लेमडा टू की यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो ये 1 माइनस का अल्फा बाई टू इज इक्वल टू ई के पावर माइनस का एन लेमडा टू, लाग ले लीजिए इसका, तो ये लाग ऑफ 1 माइनस का अल्फा बाई टू और माइनस का एन लाग लेमडा, माइनस का एन लाग टू इज इक्वल, तो यहाँ से लेमडा टू की वैल्यू एक तरह से क्या आ जाएगी आपकी, सॉरी लाग नहीं आएगा, यहाँ पर हम गलत लिख दिए, लाग नहीं आएगा ना यहाँ, माइनस का एन लेमडा टू बस आएगा, तो यहाँ से लाग 1 माइनस का अल्फा, तो ये आएगा एन लेमडा टू माइनस में, ठीक है ना, माइनस में एन लेमडा टू, तो यहाँ से अगर मैं लेमडा टू की वैल्यू निकालूँ बच्चों लेमडा टू की, तो ये माइनस का 1 बाई एन लाग 1 माइनस का अल्फा बाई टू, ठीक है, और लेमडा वन की वैल्यू सिमिलर वे पे, लेमडा वन की वैल्यू सिमिलर वे पे आएगी बच्चों, लेमडा वन की वैल्यू आपकी आएगी, आप लेमडा वन में क्या करेंगे, ई के पावर माइनस का लेमडा वन, और ये ठीक है, तो लेमडा वन की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस का अल्फा बाई टू को इक्वल करेंगे किसके, 1 माइनस ई के पावर माइनस का एन लेमडा वन, तो आपका 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका लेमडा वन की वैल्यू जो आएगी बच्चों ये होगी 1 बाई एन माइनस में लाग अल्फा बाई टू, लाग अल्फा बाई, तो ये बच्चों आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल एक तरह से होगा, तो आप इनकी वैल्यू जब रख देंगे, आप इनकी वैल्यू जब रख देंगे ना, आपका देख लीजिए आपका वैल्यू रखेंगे तो आपका मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑर्डर वन से माइनस यहाँ प्लस 1 अपान लेमडा वन था ना ये, एन लाग लेमडा बाई टू प्लस का ये आपका एक्स ऑर्डर वन माइनस का 1 बाई एन, तो ये प्लस का 1 लाग 1 माइनस अल्फा बाई, ये आपका एक तरह से ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल ये मिलेगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल कभी यूनिक नहीं होता बच्चों, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल तो ये मिल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल ये मिल जाएगा, तो जब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल मिलेगा तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो एक तरह से इसका लेंथ, अगर मैं बात करूँ आपसे लेंथ की, अगर मैं लेंथ की यहाँ बात करूँ तो 1 बाई एन क्या लाग 1 माइनस अल्फा बाई टू, और यहाँ पर माइनस का 1 बाई एन लाग अल्फा बाई टू, लाग अल्फा बाई टू यही आया, तो अगर बच्चों अब मैं बात करूँ आपसे तो ये जो लेंथ आई तो वो कह रहा फाइनाइट होगी, तो ये डिपेंड कहाँ कर रही है, एन पे, ये डिपेंड है एन और अल्फा पे, तो अल्फा तो फाइनाइट होता है, ठीक है, तो एन अगर एन आपका फाइनाइट हो गया, डिपेंड कर रहा है एन पे, अगर एन आपका फाइनाइट है तो ये फाइनाइट होगा, अगर एन इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फाइनाइट ही होगा, पहला ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है बी अ फाइनाइट, थीटा हैज बी अ फाइनाइट लेंथ, नहीं ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ एन एन अगर आपका फाइनाइट है, एन अगर फाइनाइट है तो आपका ये फाइनाइट होगा, अदरवाइज ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो आपका बी पार्ट, ए पार्ट फॉल्स है, ए पार्ट आपका फॉल्स है, ए फॉल्स है, ठीक है ना, तो ए फॉल्स, तो यहाँ एफ कर दीजिए, ए फॉल्स। अब बच्चों सिमिलर वे पे जैसे यहाँ पर 1 बाई टू लाग 0.05 कर दिया, ठीक है, तो जैसे अब बी वाले को चेक करना है आपको, अब जैसे अल्फा की वैल्यू वो बी वाला ऑप्शन में क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑर्डर वन प्लस का 1 बाई एन एल एन 0.05, इससे बड़ा एक्स ऑर्डर वन, तो बच्चों यहाँ से चेक कर लो ये कितने परसेंट बोला है, 95% ना, ये बोला है 95, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, ये बड़ा यहाँ आपका थीटा से बड़ा ये आपका कितना आना चाहिए, 95, 0.95 आना चाहिए, चेक कर लो इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर 9.5 आ रही तो है ये 95%। वैसे अगर यहाँ से निकालना है आपको तो यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू जब रखेंगे क्या, 0. ये 90% नहीं होगा बच्चों, 95 नहीं होगा, 90% बोला होगा वो, अच्छा 95, ठीक है, तो 95 भी चेक कर लेते हैं पहले,
तो इसको 95 चेक करना है, तो 95 के लिए वही सिस्टम करेंगे, यहाँ से एक बार थीटा ले जाओ, फिर उधर से, तो आप करेंगे क्या, यहाँ से आपको थीटा से, तो ये 0 से बिगर आपका एक्स ऑर्डर 1 माइनस थीटा मिलेगा, से बिगर आपको माइनस का 1/n ln 0.05 मिलेगा। इसको अब इसका पीडीएफ पता है आपको, इसका पीडीएफ पता है, इसका पीडीएफ पता है, इसका पीडीएफ पता है। अब इसके पीडीएफ पता है तो आप क्या कर देंगे, 0 से आपका क्या माइनस का 1/n ln 0.05, और यहाँ पर पीडीएफ क्या है इसका, अगर मैं बात करूँ उसका पीडीएफ है n e के पावर माइनस का nx dx। कर लीजिए इंटीग्रेट, तो आपका इंटीग्रेशन क्या वैल्यू दे देगा, इंटीग्रेशन क्या वैल्यू दिया बच्चों, एक तरह से 0 से माइनस का 1/n आपका ये है, ln है 0.05 है, और ये वैल्यू दिया n है e के पावर माइनस का nx है dx है, ये वैल्यू दे दिया आपका। पहली वैल्यू आप रखेंगे तो n से n कैंसिल, माइनस साइन बाहर आएगा, n से n कैंसिल, माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा, n से n कैंसिल, तो e के पावर माइनस का n इंटू माइनस का 1/n, और ये ln 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। और जब 0 रखेंगे वैल्यू तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस बाहर है तो माइनस का ये बाहर, और यहाँ n से n कैंसिल, तो e के पावर, तो ये आपका e के पावर माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको ये 0.5 सॉरी 0.05 है, ठीक है बच्चों, ये 0.05 है, ln 0.05 ln 0.05, तो ये आपका 0.05 माइनस 1, तो आपका ये 0.9, तो ये ट्रू हो गया, बी पार्ट ट्रू, तो बी पार्ट ट्रू हो गया, ए पार्ट फॉल्स है, बी पार्ट ट्रू है, ये ट्रू। अब बच्चों अगर मैं बात करूं तो बी ट्रू है, तो कह रहा है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा कैन बी लेंथ 1, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर n आपको लेंथ 1 चाहिए ना, तो आपका लेंथ इसका क्या है, इसका लेंथ क्या है, ये है, आपको 95 लेंथ 1 का भी चाहिए, लेंथ 2 का भी चाहिए, कैन बी लेंथ 1 लेंथ 2, ठीक है। तो बच्चों 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आया, अगर मैं आपसे बात करूं तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आया आपका, एक्स ऑर्डर 1 आया प्लस का 1/n, यही है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 0.05 से बिगर आपका एक्स ऑर्डर 1 है। तो यहाँ से अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ये 95% है, सी आई 95%, तो यहाँ से लेंथ की अगर मैं बात करूँ, आपने बी ट्रू कर दिया, तो यहाँ से लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो मेरी लेंथ आ गई L 1/n, क्या, तो कह रहा 1 हो सकती है क्या लेंथ, तो बिल्कुल 1 हो सकती है, इसको 1 रख दो, जब आप इसको 1 रख दोगे L को, तो ये 1/n क्या हो जाएगा, log 0.05, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 0.05, तो ये एक पॉसिबल वैल्यू है ना, log 0.05, 0.05, ठीक है 0.05, ये सिमिलर 2 कह रहा है, तो 2 भी आपका, तो 2 के केस में n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 log 0.05, तो बस हो गया ये। तो बी और सी है, तो बी और सी ट्रू हो जाएगा, सी और डी ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल है ना कि हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लेंगे लेंथ का 1 और 2 का, तो सी और डी, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी सी डी। इसका इन जनरल कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए, इन जनरल जो मैंने बताया ना, ये हमें ड्राइव किया, जो ये इन जनरल होता है बच्चों, ये इन मतलब ये एक्चुअली में होता है, ये जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें 2 आते हैं, एक आता है पायोट से बच्चों, एक आता है पायोट से, और एक आता है मेरा LRT टेस्ट से, मतलब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। तो LRT टेस्ट से जो आता है वो ये वाला आता है, और पायोट से जो आता है बच्चों वो आपका आता है ये वाला, ये पायोट वाला है, ये पायोट वाला है, ये पायोट वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं इन जनरल पे, अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो ये आप एक्स ऑर्डर 1 अल्फा के केस में लिख सकते हैं आप 1/n प्लस का 1/n log अल्फा कामा एक्स ऑर्डर n, तो ये होगा, आप इसको चेक करिएगा, ये 1 माइनस अल्फा दे रहा क्या, ये 101 माइनस अल्फा % हो जाए, ठीक है ना, सी आई। और एक तो हमने ड्राइव ही किया, तो 2 इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल एग्जिस्ट करेंगे जब आपका ऐसा केस आ जाए, एक तो अभी ड्राइव ही किए, ठीक है ना। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो देखो ये क्वेश्चन जैम में आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन जैम में अक्सर बन जाता है, ठीक है ना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जैम में आपका अक्सर बन जाता है, ठीक है।
तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ तो कह रहा कि यू एन बी आर टू इन, ये गेट में आया था बच्चों, जैम में नहीं, ये गेट में आया था। और ये क्वेश्चन आपको सिंपल लॉजिक से करना था, ना कि वहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करना था। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, कह रहा है कि यू एन बी आर इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल रैंडम वेरिएबल एफ एक्स इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स ई के पावर माइनस का लेमडा एक्स। तो बच्चों यू जो है और बी जो है आइडेंटिकल है, और ये फॉलो कर रहा है एक तरह से गामा टू कामा लेमडा को, गामा टू कामा लेमडा को, किसको, गामा टू कामा लेमडा को, इसको फॉलो कर रहा है। तो कह रहा है यू और बी सिमेट्रिक अबाउट जीरो। तो बात कर लेते हैं यू और बी की सिमेट्रिक की। तो पहले देखो, या तो आप इसका पीडीएफ फाइंड करो या तो इसका सीडीएफ पीडीएफ फाइंड करो, जैकोबियन मेथड, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, जैकोबियन मेथड ही बोलते हैं, हाँ जैकोबियन मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल लगाइए ना, तो उसको हाँ, या तो आप सीडीएफ अप्रोच लगाइए या तो फिर जैकोबियन मेथड फाइंड करिए। तो यहाँ पर जैकोबियन मत फाइंड करिए, यू माइनस बी का आपको बोला है, ठीक है, यू माइनस बी का बोला बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जैसे अगर कोई आईआईडी का है, पहले आप इसका देखो, पहले सबसे पहले आप इसका एमजीएफ फाइंड करिए यू का, यू माइनस बी का। मान के चलिए कि आपका ये जेड है, तो मैं अगर एमजीएफ ऑफ जेड की बात करूँ एट टी पर, तो ये बच्चों हो जाएगा एम ऑफ यू माइनस बी एट टी। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर माइनस का टी यू माइनस बी, और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर माइनस का टी यू, ठीक है, ई के पावर टी बी। अलग अलग कर लीजिए, क्यों, क्योंकि u इंडिपेंडेंट है b से, u इंडिपेंडेंट है b से, ठीक है। तो ये हो जाएगा e एक्सपेक्टेशन ऑफ e के पावर माइनस का टी यू, और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e के पावर टी बी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों एक्सपेक्टेशन आएगा क्या, ये आएगा 1 माइनस का टी बाई लेमडा टू पावर माइनस 2 आएगा ये, और ये आएगा 1 प्लस टी बाई लेमडा टू पावर माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर होल पावर माइनस 2। अब बच्चों अगर ये जीरो के अबाउट कभी सिमेट्रिक होता है कोई डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें एम टी भी होता है, एम इक्वल टू माइनस टी, एमजीएफ भी माइनस टी के इक्वल होता है। मतलब एमजीएफ में टी की जगह माइनस टी करोगे तो आएगा। इसका एमजीएफ देखना थोड़ा, इसका एमजीएफ देखना थोड़ा, इसका एमजीएफ, अगर मैं इसके एमजीएफ की बात करूँ तो एमजीएफ ऑफ जेड एट टी इज इक्वल टू, यहाँ टी स्क्वायर आ रहा है तो इज इक्वल टू एम ऑफ जेड एट माइनस टी। तो बच्चों ये सिमेट्रिक है जीरो के बाद। तो यहाँ से आपने क्या बोल दिया, ये सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, सिमेट्रिक के अबाउट। जो अगर जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है ना बच्चों, तो वहाँ पर आपका एमजीएफ हमेशा इवन होता है, एक तरह से इवन ही है, एमजीएफ इवन होता है, मतलब एक तरह से आप बोलिए एम टी इक्वल टू माइनस टी अगर जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी जीरो आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर मैं जेड की बात करूँ तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ये आईआईडी है, आईआईडी है बच्चों, ये आईआईडी है, यू माइनस बी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आपका और माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ बी, और यू भी आईआईडी है, तो आईआईडी में एक्सपेक्टेशन इक्वल होगा, तो ये जीरो। तो ये पहला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऐसे चेक कर सकते हैं आप। या बच्चों आईआईडी के केस में आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ आपका जेड जो होगा ये होगा माइनस एफ ऑफ माइनस जेड। ये तो इन जनरल हम देखेंगे ना सिमेट्रिसिटी दिखाने, तो आप पीडीएफ फाइंड करेंगे तो ऐसा पीडीएफ मिलेगा। तो पहला ऑप्शन ट्रू है, तो सिंपल लॉजिक से आप पहला ऑप्शन ट्रू कर देते, सिंपल लॉजिक से पहला ऑप्शन ट्रू कर देते, ठीक है ना, सिंपल लॉजिक से। अब कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू इंटू बी डज नॉट डिपेंड ऑन लेमडा। अब देखो कह रहा है यू और बी का डिस्ट्रीब्यूशन आपका लेमडा पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर बच्चों किसी भी रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर में नहीं डिपेंड कर रहा है, तो उसका ना तो मोमेंट कोई डिपेंड करेगा पैरामीटर पे। अगर मैं कह रहा हूं कि मान के चलिए कि वो बोला कि यू और बी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेमडा पे नहीं डिपेंड कर रहा, तो इस जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फ्री फ्रॉम पैरामीटर होता है, अगर पीडीएफ पैरामीटर से फ्री है तो उसके मोमेंट्स में कभी भी पैरामीटर नहीं आ सकता, क्योंकि जब उसके पीडीएफ में ही नहीं है तो आप इंटीग्रेशन ही तो करते हैं, वहाँ पीडीएफ तो लिखते ही हैं, तो कभी पैरामीटर नहीं आ सकता। अगर मैं इसका मोमेंट निकालूँ, इसका एक्सपेक्टेशन निकालूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू बी, तो आपका ये यू और बी इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग हो जाएंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एक्सपेक्टेशन ऑफ बी, तो अब आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ यू क्या है, ये 2 बाई लेमडा होगा, क्योंकि ये गामा है, ये भी 2 बाई लेमडा होगा, तो बच्चों ये 4 बाई लेमडा आएगा, 4 बाई लेमडा स्क्वायर, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा नहीं है, मतलब डिपेंड ऑन लेमडा है। क्या होगा ये डिपेंड ऑन लेमडा है, क्या है ये डिपेंड ऑन लेमडा, डिपेंड्स ऑन लेमडा। तो बच्चों जब इसका मोमेंट एक डिपेंड कर रहा है तो पीडीएफ कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता,
मतलब यू बी डज नॉट independent of lambda. Distribution of UB does not independent of lambda. मतलब UB का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा से नहीं है. डज मतलब डज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा या डिपेंड्स ऑन लेमडा, सीधा सीधा ये लिख सकते हैं. ठीक है ना, U और B का नहीं होगा. तो आपका B पार्ट गलत हो गया. अब बच्चों अगर मैं U बाई बी की बात कर लूँ तो U बाई बी इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन किसके है? पहला वाला गामा है, गामा 2 कामा लेमडा, नीचे भी गामा आपका 2 कामा लेमडा. तो आप गामा में थ्योरम जानते हैं ना एक, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बीटा सेकेंड काइंड 2 कामा 2, यही होगा 2 कामा 2. आप ये थ्योरम जानते हैं ना गामा डिस्ट्रीब्यूशन में. ये अगर मेरा x है, थ्योरम आगे लिख देते हैं क्योंकि थ्योरम बहुत यूजफुल है और काफ़ी रिजल्ट है उस पर. तो आप जानते हैं कि x और y मेरे x मान लीजिए गामा अल्फा कामा लेमडा को, और y आपका गामा बीटा कामा लेमडा को. तो x प्लस वाई दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि x प्लस वाई का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करूँ तो ये गामा ही लिखिए ना जवाब पे, ये गामा अल्फा प्लस बीटा कामा लेमडा. फिर बच्चों x अपान x प्लस वाई, ये बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा कामा बीटा. फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बोल दूं x अपान वाई, ये बीटा सेकेंड काइंड अल्फा कामा बीटा. और बच्चों और तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. क्या होगा, तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है ना, ये तीनों आपस में भी इंडिपेंडेंट होंगे, इतनी बात क्लियर. और अगर मैं आपसे बोल दूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई x प्लस वाई के पावर c, अगर मैं बोल दूं c कोई पॉजिटिव नंबर है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर c बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई के पावर c कोई पॉजिटिव नंबर है. क्या है, c कोई पॉजिटिव नंबर है फॉर c ग्रेटर 0. ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए. तो यही रिजल्ट मैंने लगाया. अब आ जाओ पीछे. तो ये बीटा 2 कामा 2 है, तो इसका एक्सपेक्टेशन थोड़ा फाइंड करिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ u बाई बी. तो बीटा 2 का सेकेंड काइंड का एक्सपेक्टेशन आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है बच्चों तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए. अल्फा कामा बीटा की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की अगर मैं बात करूँ तो ये अल्फा अपान बीटा माइनस 1 एक्सपेक्टेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका बीटा ग्रेटर 1. ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू हम, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपान 2 माइनस का 1, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, 2 आएगा. अब वो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या बोला है, इसको करते हैं. लास्ट में बोला है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u बाई बी इज सिमेट्रिक अबाउट 1. तो अगर सिमेट्रिक अबाउट 1 होगा बच्चों तो एक्सपेक्टेशन भी 1 होना चाहिए, क्योंकि जब सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल होता है तो उसका एक्सपेक्टेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वल होगा. यहाँ पर तो एक्सपेक्टेशन 2 आ रहा है, कह रहा है सिमेट्रिक अबाउट 1, तो आपका डी गलत. तो कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हो गए, कौन कौन से फॉल्स, ये फॉल्स है, डी आपका फॉल्स है, सी आपका ट्रू है, बी आपका फॉल्स है, ए आपका ट्रू है. तो इसका आंसर अगर मैं बात कर लूँ बच्चों तो आंसर पे ए और सी इसके आंसर हो जाएंगे, ए और सी आंसर. तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे. अब आते हैं बच्चों होमवर्क में. तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, ये इंपॉर्टेंट है. तो होमवर्क की अगर मैं बात करता हूं तो होमवर्क में देखो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन में लॉजिक वही लगाना है जहां पर मैंने बताया था कि यहाँ एक्सपेक्टेशन अगर x1 0 आ जाए तो आपको अगर एक्सपेक्टेशन पहला मोमेंट 0 आ जाए, मान लीजिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi मैं बोल लूँ xi, तो अगर ये 0 आ जाए बच्चों तो आप क्या फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का स्क्वायर, ये भी आपको फाइंड करना. तो ये कुछ ना कुछ आएगा. तो यहाँ से आंसर जो आएगा यहाँ पर आंसर जो आएगा वो शायद डी आएगा, शायद डी. आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, डी आएगा.
यहाँ पर एक बार मैं बता देता हूँ कि आपका जो एक्सपेक्टेशन आएगा ये आपका आएगा θ²/3। तो बोला हम मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट है ना, तो आपका ये एक्सपेक्टेशन क्या आएगा 3 आएगा बच्चों। अब हमें करना क्या है 1/5 समेसन, देखो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/5 और समेसन xi, तो ये आपके वैल्यू दे देगा तो ये आपका 12 दे देगा वैल्यू। ट्वेल्व बाई 5 दे देगा वैल्यू आपका ये। आप एक बार इसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर करो अगर, ये 2 4 आएगा, ये 4 + 1 + 5 + 2, तो 4 5 5 12, तो 12 बाई आपका क्या आ गया 5 ना, 5 साइज का है रैंडम सैंपल, नहीं 4 साइज का है, ओके यही गलत लिख रहे थे हम, 4 साइज का है। तो आपका ये दे देगा 1/4 12/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, आंसर 3 आएगा बच्चों, आंसर 3 आएगा, क्या आएगा 3, आंसर सी होगा, ठीक है आंसर सी होगा, आंसर यहाँ सी होगा। आप कोई होमवर्क करना आगे आप कर लेंगे, आगे आप आंसर मैंने बता दिया 3 आएगा सी, तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ये आपका होमवर्क, तो होमवर्क आपको हमने दे दिया है। बाकी होमवर्क में आपको PYQ सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है PYQ सॉल्व करना है, PYQ सॉल्व करना है, ठीक है PYQ सॉल्व करना है। आते हैं 2 मिनट समरी में। तो बच्चों देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल 2 पैरामीटर बहुत बढ़िया क्लियर किया आज, θ,1 μ,1, इसकी MLE भी मैंने डिस्कस किया, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी डिस्कस किया, ऐसे ही नॉर्मल ले लेंगे किसी दिन। तो बच्चों जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जैम में आपके, बस क्वेश्चन आपको बहुत केयरफुली से करना है, पेशेंस के साथ करना है, क्वेश्चन आपसे होते जाएंगे। पहले आपको पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं, तो मैं एक दिन पेपर अटेम्प्ट करने का टेक्निक भी बताऊंगा, हमको 3 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना, पहले इजी, फिर थोड़ा टफ, फिर एकदम टफ वाले। ओके धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।